नमस्कार। मेहता टॉक्स में आपका स्वागत है। हम आज़ाद हुए, अपनी सरकार बनी वर्ष 1947 में। कहा जाता है अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए और हमें आज़ाद घोषित कर दिया। परंतु क्या वास्तव में हम 1947 में आज़ाद हुए? ऐसा हुआ? हम मुगलों के समय से गुलाम थे। हम मुगलों के गुलाम थे और उनकी गुलामी के बोझ को ढोते ढोते अंग्रेजों के गुलाम हो गए। और 1947 में जब अंग्रेज गए, उस वक्त में वास्तव में कुछ लोगों को आज़ाद करके गए, और वे लोग थे जो पाकिस्तान बना करके अलग रहने लगे। वे आज़ाद हुए। इस भूखंड से वे आज़ाद हो गए जो पाकिस्तान बनाकर रहने लगे। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ के रहने वाले इस देश के नागरिक जो अविभाजित थे, वे विभाजन के बाद स्वतंत्र हुए। और बाकी शेष भारत तो वैसे ही के वैसे ही रहे। केवल अंग्रेज गए और अंग्रेज के प्रतिनिधि यहाँ पर राज करते रह गए। सारा कुछ वही। ऐसा हुआ महसूस कि जेल में सभी साथी एक साथ थे, और जब जमानत की तिथि तय हो गई 1947 के, भाई 14 अगस्त 15 अगस्त को कुछ लोग को जमानत मिलेगा, तो वास्तव में 1947 के 14 अगस्त को कुछ जमानत मिला और वो अलग हो गए, चले गए जेल से निकलकर। बाकी 1915 ये 15 अगस्त 1947 तो में शेष तो जेल में ही रह गए, और वहां से वो झंडा उठाए और बोले कि हम भी आजाद हो गए। भाई तुम तो जेल में ही रह गए, केवल बाहर वे गए जो पाकिस्तान बना लिए, और वो जेलर बदल गया। जेलर जो था वो दूसरा चला आया, और यहाँ पर गांधी जी की अध्यक्षता में, गांधी जी की सदारत में नेहरू जी जेलर हो गए। ये भाव, ऐसे विचार क्यों आते हैं? समय समय पर आते ही रहेंगे कोई, क्योंकि ये सच्चाई है। हम शेष लोग जो रह गए, आजाद हो जाने के बाद आजाद देश में जो नहीं गए और यहां रह गए, और जिनकी मंशा यह थी कि इनको भी समेट करके हम पाकिस्तान में मिलाएंगे, यह भी पाकिस्तान बनेगा या दूसरे नाम से बने, लेकिन यह भी इस्लामिक कंट्री बनेगा, तब मुझे यहीं रहने दो। और इस दूरगामी योजना के अंतर्गत कुछ लोग यहां रह गए, वो कुछ लोग नहीं थे। वो जो शेष लोग थे हिंदू, उससे भी बहुत बड़े प्रभावशाली और बहुत ही बड़े प्रतिक्रियावादी ऐसे लोग बराबर सक्रिय रहे। ऐसे लोग राजनीति से बिल्कुल करीब रहे। यह नूरपुर की घटना जो अभी अभी हुई है, ये उसके वो थोड़े से उस हड़िया में पकने वाले चावल का एक मिसाल है। 800-900 की संख्या वाले मुसलमान और उसमें 150 हिंदू के घर, एक मंदिर बनने नहीं दिया, एक बारात को चढ़कर विवाह करने नहीं दिया। और भी उत्तर प्रदेश में यह बात विचार करने की है। यह ऐसा होता क्यों, हुआ क्यों है? तो वास्तव में इस देश की आज़ादी कुछ मिली, देश कुछ आज़ाद हुआ, आज़ादी का अनुभव किया, तो 1947 के अंग्रेजों के बाद से नहीं, बल्कि दिल्ली की सरकार से, कांग्रेस को हटने के बाद से। यह 2014 की ईस्वी मानी जा सकती है इतिहास में, कि देश आज़ाद जैसा महसूस करता है। क्योंकि देश की मूल आत्मा, देश की बहुत बड़ी आबादी जो हिंदुओं की है, वह कुछ स्वतंत्रता का एहसास करता है। अभी कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह
वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने नए जिले मटरकोटला के गठन का विचार लाया है, गठन के रूप में आया है। बीते 10 साल में देश में लगभग 125 नए जिले बने। विकास के लिए ऐसे जिले आवश्यक है, बनना भी चाहिए। लेकिन यह विचार कर यह यदि भावना यह हो कि नए जिले जो बन रहे हैं वो हम ईद के तोहफे के रूप में दे रहे हैं किसी को, तब बताइए उस जिले में रहने वाले और उस जिले के, वास्तव में वो अल्पसंख्यक जिला है। ऐसे ही जिला बना था 1969 में, वो दक्षिण भारत के केरला में। तो नए जिले का बनना उन जिलों के विकास के साथ देश का विकास जुड़ा होता है। पंजाब के सबसे अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाला जिला बनेगा तो जाहिर है विकास की बातें इसलिए ओझल हो जाएगी कि उस जिले के मुसलमानों को हर प्रकार से खुश रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए काम किया जाएगा, ताकि वो कांग्रेस के ही वोट बैंक बना रहे। तो इस एकजुटता के लिए जब उसमें 5 वर्ष तक काम किया जाएगा तो विकास कहाँ से होगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि केरला के मल्लापुरम को 1969 में अलग जिला बनाकर आगे बढ़ाने के लिए विचार किया गया था। लेकिन वहां हुआ क्या, केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत के मुस्लिम समुदाय के सामूहिकीकरण की राजनीति में 5 दशक बीत गए और परिणाम की केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल बना रहा है। यही केवल एक लाभ हुआ। सिर्फ वोटों के खातिर उसने मुस्लिम समुदाय को एकजुट बनाए रखने में अपना वक्त गंवाया। न वहां आर्थिक विकास हुआ, न वहां शैक्षणिक विकास हुआ। मलेरकोटा को जिला बनाए जाने के आसपास ही मद्रास उच्च न्यायालय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आया। इस पर तो देश में कभी चर्चा ही नहीं हुई। तमिलनाडु के पेराम्बलूर जिले के कालातूर गांव के 3 मंदिर में हिंदू त्योहारों 2011 तक मनाए जाते रहे। बाद में वहां के बहुसंख्यक मुसलमानों को यह पूजा पाठ, तीनों मंदिरों में बजने वाले घंटे, आरती, ये पसंद नहीं आए। अतः वे सभी उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर गए कि हिंदुओं के इन मंदिरों में पूजा पाठ बंद करवाओ। हम मुसलमान वहां बहुसंख्यक है और हमारा प्रकृति है कि बुत परस्ती नहीं करना, ये हमारे भावना के खिलाफ है। लेकिन शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट, ये उच्च न्यायालय ने संविधान सम्मत निर्णय दिया। अगर यदि वह इस विभाजनकारी सोच को स्वीकार कर लेता तो क्या परिणाम होता। जैसा कि अभी कहा कि नूरपुर में जो घटना घटी वैसे ही तो है। वहां तो 3 मंदिर भी थे, यहां तो 3 मंदिर भी नहीं रहने दिया, एक मंदिर बनने भी नहीं दिया। 3 मंदिर रहने क्या देगा, एक मंदिर आज तक बनने ही नहीं दिया। भारत की वह प्राचीन संस्कृति जो इस्लाम के आने के पहले यहाँ विद्यमान थी, उसमें रचे पगे अधिकांश लोग मूर्ति पूजक हैं। लेकिन वे यह मांग नहीं करते कि 5 वक्त की आजान से मेरी देवी देवताओं का अपमान होता है। कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। अतः इसे बंद कर दिया जाए। पूर्वाग्रहों से बाहर न निकल पाने वाले विद्वानों से हटकर भी समाज के अपने उत्तरदायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे लगातार ऐसी घटनाओं पर नजर रखी जानी चाहिए। मौलाना आजाद जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, बड़े राष्ट्रीय, एक प्रकार से कहिए कि राष्ट्रीय व्यक्तित्व शख्सियत थी उनकी। लेकिन उनको उत्तर प्रदेश के मेवात से क्यों लड़ाया गया चुनाव। वे मिली जुली जहां आबादी थी, संख्या थी, वहां से चुनाव लड़ाते तो उनकी राष्ट्रीयता कितनी क्षुण्ण रहती।
नहीं, लेकिन उनको अल्पसंख्यक समुदाय वाले क्षेत्र मेवाड़ से 1957 में कांग्रेस ने चुनाव का टिकट दिया। आलोचना हुई। मौलाना राष्ट्रीय नेता थे, उन्हें मुस्लिम आबादी की उपस्थिति को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ाना मूल्य आधारित राजनीति नहीं थी। उसके बाद तो हर गांव चौपाल से लेकर संसद तक हिंदू मुस्लिम क्षेत्र को विभाजित कर अपने चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए सुरक्षित जाना लगा। अभी इस देश में बहुत बदलने की आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि आजकल सद्भाव बिगाड़ने वाले फैसले अधिक लिए जाते हैं। अभी इजराइल में एक घटना घटी थी। केरला की एक नर्स संतोष सौम्या, वो हमास के आक्रमण से उसके जद में आई और शहीद हो गई, काल कवलित हो गई। इस घटना पर भारत के एक बड़े अच्छे नेता ने ट्वीट किया, लेकिन उन्हें तुरंत अपना ट्वीट हटा लेना पड़ा, क्योंकि ये उनको देश की राजनीति, वोट की राजनीति उससे मुफीद नहीं पड़ रहा था, इसलिए तुरंत हटा दिए अपने ट्वीट को। तो ऐसा होने से दिनकर ने तो कहा था कि भाई कहीं न कहीं तो आपको किसी न किसी का समर्थन, किसी न किसी का विरोध करना होगा, तब आपकी जड़ें जम सकती है। अन्यथा महाकवि दिनकर के अनुसार जो तटस्थ है उसका भी समय लिखेगा इतिहास, उसका भी इतिहास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमसे बने रहिए। मेहता टॉक्स हजारीबाग, लाइक सब्सक्राइब जैसा हो करते रहिए। ऐसे ही भावों और विचारों के साथ तो आता ही रहूँगा, और समय समय पर कुछ वो टेक्निकल बातें भी लाऊंगा। जैसा समय आ जाए, कुछ अभी राजनीतिक स्थितियां ऐसी आती रहती है कि नए नए टॉपिक आ जाते हैं, अन्यथा उन विषय पर भी आऊँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।